रामपुर गांव में महिमा का एक परिवार रहता था। अचानक उसके घर की डोरबेल बजी। अरे महिमा, कहाँ रह गई? बारिश भी बहुत तेज हो रही है। थोड़ी देर बाद घर के अंदर से किसी ने दरवाजा खोला और दरवाजा खुलते ही पर ज्योति के माँ पिताजी आ गए। क्या हुआ ज्योति? अरे रुको रुको, मैं उठाता हूँ। चेहरा देखने पर ही पता चलेगा कि कौन है। आपको तो बस औरतों को छूने का बहाना चाहिए। तू जा जल्दी से पानी लेकर आ। ज्योति पानी लेने चली गई। इधर महिमा ने उस औरत को उठाने की कोशिश की। उसने देखा कि वो तो उसकी सहेली शीला थी। तभी ज्योति जल्दी से पानी लेकर भी आ गई। ये तो मेरी सहेली शीला है। महिमा ने अपनी सहेली शीला पर पानी डाला, जिससे उसे होश आ गया। महिमा उसे लेकर अंदर आ गई। महिमा, ये कौन है? शीला, तूने इसे पहचाना नहीं? ये मेरी बेटी ज्योति है। अरे लेकिन इसकी ज्योति बुझी हुई क्यों है? इससे पहले मैंने जितनी बार तेरी बेटी को देखा वो बहुत गोरी चिट्टी थी। अचानक क्या हो गया? इतनी काली लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मैं इसे देखकर ही तो बेहोश हुई थी। इतना सुनते ही ज्योति वहाँ से चली गई। ज्योति बहुत ज्यादा काली लड़की थी, जिस वजह से कई रिश्ते आए और उसे मना करके चले गए। अगले दिन महिमा अपनी बेटी ज्योति के साथ बाजार जाने वाली थी। ज्योति, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि चाहे घर के अंदर रह या बाहर, पूरी बॉडी पर मेकअप करके रहा कर। जल्दी से पूरी बॉडी पर मेकअप कर ले, हमें बाजार जाना है। ज्योति ने पूरे शरीर पर मेकअप किया। मेकअप करने के बाद वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। दोनों माँ बेटी बाजार में घूम रहे थे। तभी एक लड़के की नजर ज्योति पर गई, जो कि अपनी कार के अंदर बैठा था। पहली नजर में उसे ज्योति पसंद आ गई, पर उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा। माँ, ये अचानक बारिश क्यों होने लगी? जल्दी से घर चलो वरना मेरा मेकअप धुल जाएगा। शॉपिंग करने के बाद दोनों माँ बेटी घर आ गई। कुछ दिनों बाद वही लड़का एक पंडित जी और अपने माता पिता के साथ ज्योति के घर आया। आंटी अंकल, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। कुछ दिन पहले मार्केट में मैंने इन्हें देखा था। इतने में ज्योति चाय लेकर आ गई। ज्योति ने फुल बॉडी मेकअप कर रखा था, इसीलिए वो एक चांद के टुकड़े की तरह चमक रही थी। ज्योति के संस्कार भी आदित्य के परिवार को पसंद आ गए और दोनों की शादी हो गई। बहू, दरवाजा खोल। आज तेरी अपने ससुराल में पहली सुबह है। आज मुंह दिखाई की रस्म भी है और पहली रसोई भी। ज्योति कमरे के अंदर मेकअप कर रही थी, इसीलिए वो जल्दी दरवाजा नहीं खोल रही थी, क्योंकि अगर बिना मेकअप के किसी ने भी उसे देख लिया तो रिश्ता टूट सकता था। हाँ माँ जी, बस 2 मिनट में आई, कपड़े बदल रही हूँ। पूरे बदन पर मेकअप करने के बाद ज्योति बाहर आई। सभी को चाय नाश्ता दिया। सभी को चाय नाश्ता और खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगा। और शाम को जब मुंह दिखाई की रस्म हुई, तब सभी लोगों ने उसे बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दिए, क्योंकि वो हद से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। क्या बात है ममता, बहू तो तुमने बिल्कुल हीरे जैसी पाई है। जितनी ज्यादा लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, ज्योति मन ही मन उतना ज्यादा घबरा रही थी। एक दिन जब ज्योति बाथरूम में नहा रही थी, तभी उसका पति आदित्य कमरे में आ गया। अरे ज्योति, अभी तक तुम नहीं नहा पाई? जल्दी आओ, मुझे काम पर निकलना है। मेरे पर्स, मेरा टिफिन जल्दी से दो आकर। लगता है आज मैं पकड़ी जाऊंगी। मैं आदित्य से ये भी नहीं कह सकती कि टिफिन खुद तैयार कर लीजिए या माँ जी से बोल दीजिए। भगवान मुझे शक्ति देना, बाहर जो भी होने वाला है मैं उसे संभाल सकूं। अब ज्योति बाथरूम में तो मेकअप कर नहीं सकती थी, इसलिए उसे बाथरूम के बाहर आना ही पड़ा। जैसे ही वो बाहर आई, आदित्य उसे देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल काली लग रही थी। सारे घर वाले वहाँ पर आ गए। मैं तुम लोगों के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दूंगी। तुमने और तुम्हारे पूरे परिवार ने हमारे साथ धोखा किया है। माँ जी, इसमें मेरे परिवार की कोई गलती नहीं है। ज्योति, मैंने तुम्हें कितना दिल से चाहा था, कम से कम एक बार बता तो देती। ये धोखा अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज ही हम दोनों का तलाक हो जाएगा। मैं अभी वकील साहब को फोन करता हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए ऐसा। ज्योति ये सब नींद में बड़बड़ा रही थी। तभी आदित्य की नींद खुल गई और उसने कहा, ज्योति क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? ज्योति की नींद खुली तो उसने देखा कि ये सब वो सपना देख रही थी, लेकिन ये सपना उसकी जिंदगी में काल बनकर आया। वो बहुत घबरा गई और अगली ही सुबह उसने अपनी माँ को फोन कर दिया। माँ, कुछ कीजिए, मैं 24 घंटे मेकअप में नहीं रह सकती। मान लीजिए कभी धोखे से मैं बिना मेकअप के रही और किसी की नजर मुझ पर पड़ गई, तब तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं अब आदित्य को धोखा नहीं दे सकती माँ। मैंने तेरे ऊपर लाखों प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देख लिए, पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
अब तुझे पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ेगी और 24 घंटे मेकअप में ही रहना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। पूरी जिंदगी मेकअप के साथ ये नहीं हो सकता माँ। इससे पहले कि आदित्य के परिवार को मेरे बारे में सब कुछ पता चले, मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। ज्योति के इतना कहते ही महिमा घबरा गई और उसने उसे मायके बुला लिया। आज के बाद मरने की बात मत करना। शीला ने मुझे एक किसी वैद्य का कांटेक्ट दिया है, लेकिन वो हिमालय की वादियों में रहते हैं। चलिए माँ, कहीं भी चलिए, कुछ भी कीजिए, पर मुझे आजादी दिलाइए इस कालेपन से। मैं बचपन से ही झेल रही हूँ। महिमा अपनी बेटी ज्योति को लेकर हिमालय चली गई और वहाँ जाकर उन आयुर्वेदाचार्य वैद्य जी से मिली। बेटा, किसी के साथ हमें धोखा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात थी तो आप लोगों को शादी से पहले ही मेरे पास आ जाना चाहिए था। मैंने आप जैसी ना जाने कितनी बच्चियों को ठीक किया है। बाबा जी, क्या आप सही कह रहे हैं? बच्ची, आयुर्वेद में बहुत ताकत होती है। जब आयुर्वेद कैंसर जैसी बीमारी ठीक कर सकता है तो काले फर्क समझ आने लगा। ऐसे 1 हफ्ते बीत गए। आदित्य ने उसे फोन किया। ज्योति, तुम्हें पता है ना कि मैं बिना अपनी ज्योति को देखे हुए एक पल भी नहीं रह सकता, और तुमने 7 दिन लगा दिए। मेरी माँ की तबीयत थोड़ी सी खराब है, मैं 5-6 दिन में आ जाऊंगी, आप फिक्र मत करो। क्या माँ जी की तबीयत खराब है? मैं कल ही आता हूँ उन्हें देखने। अरे नहीं नहीं, आप मत आना, बस हल्का फुल्का बुखार है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हुआ। अब ज्योति काली से हल्की सांवली हो चुकी थी। वो जड़ी बूटियां भी खत्म हो गई थी। अभी भी पूरी तरीके से वो गोरी नहीं हुई थी। इसीलिए दोनों लोग फिर बाबा के पास गए और फिर से जड़ी बूटियां लेकर आ गए। लेकिन जैसे ही वो लोग हिमालय से लौटे, उन्होंने आदित्य को अपने घर में पाया। ये क्या ज्योति? मुझे माफ कर दीजिए आदित्य। अरे माफी क्यों मांग रही हो ज्योति? ये जो तुमने सांवला मेकअप किया है ना, गजब लग रहा है तुम पर। मैं बस माँ जी के हालचाल लेने आया था। जाओ बेटा, दामाद जी के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करो। अरे नहीं माँ जी, मैं किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपके हालचाल ले लूं। इसके बाद आदित्य वहाँ से चला गया। महिमा और उसकी बेटी ने चैन की सांस ली। चलो अच्छा है, तेरा सांवलापन तो उसे पसंद आया। माँ, आदित्य को लगा कि मैंने सांवला मेकअप किया है। अभी मैं अगर ससुराल गई तो उन्हें लगेगा कि मैं 24 घंटे सांवले मेकअप में ही रहती हूँ। शक हो जाएगा उन्हें। उन जड़ी बूटियों का उन लोगों ने 1 हफ्ते तक इस्तेमाल किया और धीरे धीरे ज्योति के पूरे शरीर में चांद जैसा निखार आ गया। वो जितनी मेकअप करने के बाद खूबसूरत लगती थी, उससे भी कहीं ज्यादा वो अब लग रही थी। अरे वाह, बचपन से मेरी बच्ची को लोग बदसूरत कहकर चिढ़ाते थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इतनी ज्यादा खूबसूरत है अंदर से। ये सब वैद्य जी का कमाल है माँ। अब चलते हैं, बाबा जी को धन्यवाद करके आते हैं। माँ बेटी एक बार फिर वैद्य जी के पास गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चला कि वहाँ पर कोई वैद्य जी नहीं रहते। देखिए बहन जी, आप लोगों को किसी ने गलत बताया है। यहाँ हम 50 साल से रह रहे हैं, यहाँ पर कोई वैद्य नहीं रहते। आजकल डॉक्टर का जमाना है माता जी। मुझे नहीं पता कि आप कौन थे। आप सच में वैद्य थे या परमात्मा, हमें नहीं पता, लेकिन मेरे लिए आप एक परमात्मा ही थे, परमात्मा ही रहेंगे। घर वापस आने के बाद ज्योति ने आदित्य को फोन किया। क्या बात है आदित्य, आप तो मुझे भूल ही गए। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो ज्योति? अरे मैं मजाक कर रही थी। अब मैं फ्री हो गई हूँ, कल मैं आपका इंतजार करूंगी। अगले दिन आदित्य उसे लेकर घर आ गया। ज्योति, ये वाला मेकअप अब तक का बेस्ट है। बहुत सुंदर लग रही हो तुम। अरे इस समय मैंने बिल्कुल मेकअप नहीं किया हुआ है। ज्योति, आज के बाद तुम मेकअप मत करना। बिना मेकअप के तुम एंजल लगती हो, एंजल। नजर ना लग जाए इसीलिए तो मेकअप करती हूँ, ताकि कम खूबसूरत लगूं। तो इस तरह ज्योति के परिवार को कभी पता नहीं चल पाता कि वो शादी के समय काली थी। सब खुशी खुशी रहने लगे। कमला के पति को गुजरे हुए काफी साल हो गए थे। तब नीलम बहुत छोटी थी। कमला पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए नीलम को पालने के लिए उसने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया और एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगी। धीरे धीरे नीलम बड़ी होने लगी। कमला ने उसे एक सरकारी स्कूल में पढ़ाया लिखाया और 10वीं पास करने के बाद एक कंप्यूटर कोर्स में दाखिला दिला दिया। बेटी नीलम, कंप्यूटर सीखने के बाद तुझे किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। तू काम करेगी तो थोड़े बहुत पैसे घर में आएंगे। तेरी शादी के लिए भी तो पैसे जोड़ने हैं। मेरी कमाई से तो कुछ नहीं बच पाता है।
तुम चिंता मत करो माँ, मैं नौकरी करके घर चलाने में तुम्हारी मदद करूंगी। जल्द ही हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। नीलम कंप्यूटर कोर्स करने लगती है। कुछ महीने के बाद उसका कोर्स पूरा हो जाता है और उसे एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है। एक दिन नीलम ऑफिस से घर लौटती है तो उसके साथ एक लड़का भी था। दोनों के गले में वरमाला थी। ये सब क्या है नीलम बेटी? माँ, मैंने इनसे शादी कर ली है। मैं जहाँ काम करती हूँ ये उस कंपनी के मालिक है। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। कमला ये जानकर खुश हो जाती है कि उसकी बेटी ने एक अमीर लड़के से शादी की है। वो अपनी झोपड़ी में बेटी और दामाद का स्वागत करती है। कुछ देर बाद, अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ। मेरे ससुराल में मेरे आने की खुशी में ग्रैंड पार्टी है। अच्छा बेटी। तभी नीलम का पति आशुतोष कहता है, नीलम, क्या तुम पार्टी में अपनी माँ को नहीं बुलाओगी? आशुतोष, हमारी पार्टी तो देर रात तक चलेगी। माँ को जल्दी सोने की आदत है। माँ पार्टी में आकर क्या करेगी? नीलम अपने पति के साथ गाड़ी में बैठकर ससुराल चली जाती है। कमला को नीलम की ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरी बेटी को अब गरीबी में दिन नहीं गुजारने पड़ेंगे। लेकिन ससुराल जाने के बाद नीलम कमला को भूल जाती है और अपनी अमीरी भरी जिंदगी में मशगूल हो जाती है। दिसंबर का महीना आ गया था। ठंड ने दस्तक दे दी थी। नीलम ने अपने पति के साथ मॉल जाकर महंगे महंगे गर्म कपड़े और कोट खरीदे। इधर कमला अपनी फटी हुई साड़ी से खुद को ठंड से बचाने की कोशिश कर रही थी। नीलम के पति आशुतोष ने कहा, नीलम, अपनी माँ के लिए भी कुछ गर्म कपड़े ले लो। माँ के लिए नए गर्म कपड़े लेने की क्या जरूरत है? पुराने कपड़े देना ठीक नहीं होगा। मेरी माँ को मुझसे बेहतर कौन जानता होगा? उन्हें हमेशा से दूसरों के पुराने कपड़े पहनने की आदत रही है। अब आप चलिए, फिजूल खर्ची करने की कोई जरूरत नहीं है। नीलम आशुतोष का हाथ पकड़कर उसे मॉल से बाहर ले आती है। दूसरे दिन नीलम कुछ पुराने गर्म कपड़े लेकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ, देखो तो कौन आए हैं। अरे नीलम, मेरी बेटी, कैसी है मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ माँ। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गर्म कपड़े लाई हूँ। कल ही ने मॉल से खरीदा है। नीलम ने गर्म कपड़े कमला की ओर बढ़ा दिए। कमला गर्म कपड़ों को खोलकर देखने लगी। उसमें से कुछ स्वेटर देखने में बहुत पुराने लग रहे थे और कुछ फटे हुए भी थे। लेकिन कमला ने नीलम से कुछ नहीं कहा। तभी नीलम के सिर पर ओस की एक बूंद आकर गिरी जो झोपड़ी से टपक रही थी। ओह, मेरे सिर पर ओस टपक रही है। मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। रुक तो बेटी, मैं चाय बनाती हूँ, चाय पीकर जाना। नहीं माँ, अब मैं और नहीं रुक सकती। यहाँ मुझे बहुत ठंड लग रही है। पता नहीं तुम इस झोपड़ी में कैसे रहती हो। कमला को एहसास हो गया था कि नीलम उसकी गरीबी से चिढ़ती है। अमीर लड़के से शादी करने के बाद वो अपनी माँ को ही नीचा समझने लगी है। नीलम तुरंत गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और ड्राइवर से ब्लोअर चलाने के लिए कहती है। घर पहुंचने के बाद नीलम अपने कमरे में जाती है और हीटर ऑन कर देती है। इधर कमला नीलम के लाए हुए फटे पुराने गर्म कपड़े पहनकर संतोष कर लेती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद कमला देखती है कि उसकी झोपड़ी के दरवाजे पर उसका दामाद खड़ा। अरे दामाद जी, आप? अभी अभी नीलम बेटी आई थी। आशुतोष के हाथ में एक पैकेट था। वो पैकेट कमला की ओर बढ़ाते हुए बोला, सासू माँ, मैं आपके लिए कुछ गर्म कपड़े लाया हूँ। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? नीलम भी मेरे लिए गर्म कपड़े लाई थी। जरूरत थी सासू माँ। आशुतोष ने गर्म कपड़ों का पैकेट नीलम के हाथ में दे दिया। नीलम ने जब उन्हें खोलकर देखा तो वे सभी कपड़े नए और काफी महंगे लग रहे थे। सासू माँ, इस झोपड़ी में तो आपको बहुत ठंड लगती होगी। लगती तो है बेटा, लेकिन मेरी हैसियत सिर्फ इस झोपड़ी की ही है। नहीं सासू माँ, अब मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा। अपना सामान बांध लीजिए। लेकिन जाना कहाँ है? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। कमला अपना सामान बांध लेती है। आशुतोष उन्हें अपनी कंपनी के गेस्ट हाउस में ले जाता है। आज से आप यही रहेंगी। आपको यहाँ खाना पीना और कपड़े सब कुछ मिलेगा। कमला ने देखा कि कमरे में हीटर लगा हुआ था और कमरा काफी गर्म था। अच्छा सासू माँ, अब मैं चलता हूँ, लेकिन आप नीलम को कुछ मत बताइएगा। ठीक है बेटा। आशुतोष घर आ जाता है। वो देखता है कि नीलम फोन पर किसी पर गुस्सा कर रही है।
तुम्हें अभी गांव जाना था, कितनी ठंड पड़ रही है, अब यहाँ घर का काम कौन करेगा? क्या बात है नीलम, किस पर गुस्सा कर रही हो? काम वाली 2 महीने के लिए गांव चली गई है। इतनी ठंड में बर्तन धोना, खाना बनाना और झाड़ू पोछा, ये सब कौन करेगा? तो दूसरी काम वाली रख लो। कईयों से बात कर ली, कोई भी तैयार नहीं है। तो फिर तुम्हें खुद ही ये सब करना पड़ेगा। नहीं, मुझसे घर का काम नहीं होगा। एक काम करती हूँ, कुछ दिन के लिए माँ को घर बुला लेती हूँ, वो घर का काम कर देंगी और उन्हें भी इस ठंड में उस टूटी फूटी झोपड़ी से राहत मिल जाएगी। क्या तुम अपनी माँ को इसलिए यहाँ बुलाओगी? हाँ, वैसे भी उन्होंने सारी जिंदगी यही काम तो किया है। नीलम उसी समय अपने मायके जाती है और अपनी माँ को पुकारने लगती है, माँ माँ कहाँ हो तुम? लेकिन नीलम देखती है कि झोपड़ी में कोई नहीं है और ना ही कमला का कोई सामान वहाँ था। नीलम घर आकर आशुतोष से कहती है, माँ तो झोपड़ी में है ही नहीं और ना ही उनका कोई सामान वहाँ है। कहीं तुम्हारी माँ घर छोड़कर कहीं चली तो नहीं गई? माँ का इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई नहीं है, माँ कहाँ जा सकती है? तभी नीलम के घर पर एक काम वाली आती है। दीदी, आपको काम वाली की जरूरत थी ना? हाँ हाँ, तुम्हें क्या क्या आता है? मुझे खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना सब आता है। ठीक है, तो कल से काम पर आ जाना। नहीं, कल से क्यों, अभी से काम पर लग जाओ। सबसे पहले मेरे लिए अदरक वाली चाय बना कर लाओ। नीलम, तुमने माँ के बारे में क्या सोचा? माँ को ढूंढने चले? पता नहीं वो इस ठंड में कहाँ और किस हाल में होंगी। अब माँ को ढूंढने की क्या जरूरत है, मुझे काम वाली तो मिल ही गई है। आशुतोष ने देखा कि नीलम को अपनी माँ की जरा भी फिक्र नहीं थी। इधर कमला मजे में अपने दामाद के गेस्ट हाउस में रह रही थी, लेकिन नीलम को इस बारे में कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे दिसंबर का महीना खत्म हो गया और जनवरी का महीना आ गया। नीलम, ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्यों ना हम माँ को एक हीटर दे दें? माँ तो हमेशा लकड़ियाँ जलाकर आग तापा करती थी, उन्हें हीटर की क्या जरूरत? ठीक है, तो चलो एक बार माँ के पास चलते हैं, हम भी लकड़ियों की आग का मजा ले लेंगे। हमारे घर में हीटर है, पूरा घर गर्म हो रहा है, फिर तुम्हें उस टूटी फूटी झोपड़ी में क्यों जाना है? लेकिन अब तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा। वहाँ रहना पड़ेगा? लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैंने ये घर बेच दिया है और मैं विदेश जा रहा हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हें बुला लूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें अपनी माँ के पास रहना होगा। घर बेच दिया? मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कैसे रहूंगी? मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जब तुम बेटी होकर अपनी माँ के बारे में नहीं सोच सकती हो, तो मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? आशुतोष के ऐसा कहने पर नीलम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो उसी समय अपनी माँ के घर जाती है, लेकिन कमला उसे वहाँ नहीं मिलती है। नीलम परेशान होकर कमला को ढूंढने निकल जाती है। रास्ते में उसे आशुतोष मिलता है और उसे गेस्ट हाउस लेकर जाता है। नीलम वहाँ कमला को देखकर बहुत खुश होती है और उससे माफी मांगती है। उसे अपने साथ घर ले आती है।